बुधवार का दिन है 26 फरवरी सन 2025। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन के हवाले से बहुत बहुत मुबारकबाद हो। शिवरात्रि के हवाले से पूरे मुल्क में आज मनाई जा रही है और जम्मू कश्मीर में इसका एक मुनफरिद नाम है हैरत के हवाले से। तो तमाम हिंदू बरादरी को हमारी तरफ से सबसे पहले आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। सामीन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज हो गया है। प्रोग्राम सलाम जेके आपके सामने लेकर आए हैं और आज के नशरियात में बात न सिर्फ हालात वाक़ात जम्मू कश्मीर की होगी, सियासी उफक पर क्या कुछ चल रहा है और जूं जूं महाज गर्म हो रहा है, यानी वो दिन नज़दीक आ रहा है जब जम्मू कश्मीर का पहला बजट एक बार फिर यूनियन टेरिटरी का पेश किया जाएगा। दूसरा इजलास होगा श्रीनगर के बाद जम्मू के अंदर। तो तैयारियां भी हो रही है। एक तरफ से हुकूमती इदारे अपनी तैयारियों में लगी है, वहीं दूसरी तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ ने भी कमर कस ली है। साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में सियासत काफ़ी ज़्यादा तेज़ रियासत के अंदर होगी। रियासत की बात तो अपनी जगह, मामलात और मसाइल भी है जिन पर गुफ्तगू करेंगे। एक वीडियो भी है जो आपके साथ शेयर करेंगे और सवाल पैदा करेंगे आज के दिन कि क्या हम जो दावे कर रहे हैं सयाहत को फ़रोग देने के लिए स्मार्ट सिटी को लेकर, क्या वो सही भी साबित हो रहे हैं या नहीं। तमाम मामलात आपके सामने रखेंगे। आप फटाफट से ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइट, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी, जहां पर खबर, तजिया और तबसरा आप हर एक जुबान में पढ़ सकते हैं और बराह रास्त नशरियात भी देख रहे हैं। याद रखिएगा, इन नशरियात को देखना ही नहीं बल्कि आपने इनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना है और साथ साथ अपने हालात वाक़ात हमारे साथ शेयर भी करने हैं। यानी इनबॉक्स आकर आप ये तमाम चीज़ें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और आखिरी पड़ाव पर जब 15 मिनट बचेंगे हमारे प्रोग्राम का 9:45 पर हमारी चारों फोन लाइन्स खुलेंगी। आप कॉल करेंगे, हुकूमत तक अपनी आवाज़ को पहुंचाएंगे इस उम्मीद के साथ कि हुकूमत जवाबदेह बने। फिलहाल प्रोग्राम का आगाज हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ कि आज माजी में क्या कुछ हो चुका है। फटाफट से सबसे पहले एक नजर डालते हैं हिस्ट्री पर। आसिफ रशीद स्टूडियो में मौजूद है। खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस्तकबाल आप सबका हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए और बहुत बहुत इस्तकबाल आप सबका। आज सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ जब शुरुआत करेंगे तो आपको बताएंगे कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इस वक्त सूरत हाल क्या है और ख़ास तौर से माजी में कई अहम तरीन वाक़यात रुनमा हुए हैं, वो एक एक करके आपके सामने रखने हैं और उसके बाद एक एक करके बैनुल-अक़वामी, कौमी और मकामी सतह की खबरों की तरफ जाएंगे और न सिर्फ टेलीविज़न स्क्रीन पर बल्कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमें ज्वाइन करेंगे। मगर उससे पहले क्योंकि एक फॉर्मेट है जिसके मुताबिक या शराइत के साथ हमें आगे बढ़ना है, फॉर्मेट सेट है और हिस्ट्री ऑफ द डे में आज आप सब जानते हैं फरवरी की 26वीं तारीख है, साल 2025। अंग्रेजी या ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक कुछ अहम तरीन वाक़यात होते हैं जो आपके सामने एक एक करके रखने हैं। आज इसी तरीके से चंद अहम तरीन वाक़यात जो आपके सामने हम रखेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे में और उसके बाद सीधा हम चलेंगे एक एक करके आज के मौज़ूआत या ख़बरों की तरफ। सबसे पहले आज के दिन की ज़रा बात कर लेते हैं। गुफ्तो शनीद के बीच आपको बताते चलें कि 2004 दिन आज का था जब अमेरिका ने अपने शहरियों को 23 साल बाद लीबिया का सफ़र करने की इजाज़त दी। हालात वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए लीबिया जाने की इजाज़त नहीं दी जाती थी और 2004 के बाद ये फैसला हुआ, लेकिन दिन आज का था 1991। आज के दिन टीम बर्न्सली ने पहला वेबसाइट जिसको वर्ल्ड वाइड वेब कहते थे, इसको मुतारिफ कराया। 1925 में तुर्की हुकूमत के खिलाफ जिहाद शुरू किया गया। आज के दिन कई तंजीमें इकट्ठी हुई। 1936 में जापान में फौज ने तख्ता आज के दिन पलट दिया। 320 ईस्वी दिन आज का जब चंद्रगुप्त अव्वल पाटलिपुत्र के हुक्मरान बने। 1963 में अमेरिकी सदर लिंकन ने अमेरिकी करेंसी एक्ट पर दस्तखत आज के दिन किए। साल 1984 दिन आज का था जब वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने उस वक्त इंस्वन की कौम के नाम किया। आज के दिन यह फैसला हुआ हुकूमती सतह पर। 2006 में जौहरी तजदीद पर ईरान और रूस के दरमियान मुआहिदा आज के दिन हुआ। 1797 में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 1 पाउंड का पहला नोट जारी आज के दिन किया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक 26 तारीख दिन आज का जब स्पेन के शहर लिस्बन के अंदर होलनाक जल्जले से 20,000 से ज़ायद अफराद की मौत हुई और तारीख के बदतरीन दिनों में से एक दिन ये गिना जाता है स्पेन के लिए। 1924 में जर्मनी के शहर म्यूनिख में हिटलर के खिलाफ मुकदमे का आगाज आज के दिन हुआ और 1952 में बरतानिया ने एटम बम तैयार किया और सरकारी तौर पर यह ऐलान आज के दिन किया गया।
तो ये अहम तरीन वाकयात या बड़ी बातें थी जो प्रोग्राम में आपके सामने हमने रखे हैं फॉर्मेट के मुताबिक। यहाँ से आगे बढ़ेंगे और एक एक करके आपके सामने खबरें भी रखनी है और आपको बताते चलेंगे मुख्तलिफ हिस्सों की खबरें आप तक इस प्रोग्राम के जरिए पहुंचेंगे। लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या कुछ हो रहा है, मशरिक़ वस्ता आपको सबसे लिए चलते हैं और प्रोग्राम का आगाज मस्जिद अक्सा में या इसके आसपास होने वाली कार्रवाई वाली खबर के साथ। चलिए जनाब, खबर का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको मशरिकी वस्ता इसलिए लिए चलते हैं क्योंकि माह रमज़ान की आमद है और पूरी दुनिया के अंदर जहां मुसलमान तैयारियों में लग चुके हैं वहीं पर मस्जिद अक्सा के ऊपर पाबंदियां भी लग चुकी है और नई पाबंदी का इतलाक कर दिया गया है और इजरायली हुकूमत की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि माह रमज़ान के दौरान कौन लोग मस्जिद अक्सा के अंदर आएंगे नमाज के लिए और कौन नहीं आ सकते। और इस ज़िमन में जो ज़राए ब्लाग है उनके मुताबिक ये साफ कर दिया गया कि मस्जिद अल अक्सा के अंदर माह रमज़ान के अंदर नई पाबंदियां आयद रहेंगी। चंद हजार लोग ही बैक वक्त नमाज के लिए आ सकते हैं और ये पाबंदियां मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के लिए लगा दी गई है। इजराइल का रमजान में फलस्तीनियों की मस्जिद अक्सा में दाखिले पर नई पाबंदी लगाने का फैसला हुआ है और माह रमजान में सिर्फ 55 साल से बड़े मर्द, 50 साल से बड़ी खवातीन, 12 या इससे छोटे बच्चे मस्जिद अक्सा में दाखिले की इजाजत दी जाने का फैसला किया गया है। यानी एज क्राइटेरिया क्या कर दिया गया है कि अगर मर्द है तो 55 साल से ऊपर, खवातीन है तो 50 साल से ऊपर, बच्चा जो है वो 12 साल तक ही मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिले की इजाजत ले सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गजा जंगबंदी मुआहिदे के तहत इजरायली जेलों से रिहा होकर मगरबी किनारे पहुंचने वाले फलस्तीनियों को भी मस्जिद अक्सा में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यानी जो कैदी रिहा किया गए उन्हें किसी भी कीमत पर मस्जिद अक्सा में जाने की इजाजत नहीं होगी। मजीद ये भी कहा जा रहा है कि लोग जो मस्जिद अक्सा आना चाहेंगे, अब बाहर से जो लोग आएंगे उनके लिए भी बड़ी पाबंदियां है। आना चाहेंगे उन्हें आने से कबल इस्राएली हुकूमत की दरख्वास्त देनी होगी और जब रमज़ान में नमाज जुम्मा के लिए भी आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए हैं और नमाज जुम्मा के मौके पर सिर्फ 10,000 अफराद मस्जिद के अहाते में दाखिले की इजाज़त ले सकते हैं। ये उस वक्त हो रहा है जब अमन मुआहिदे की बातें हो रही है, इजराइल को मुकम्मल तौर पर बाहर निकालने की, इजराइल जो है वो फ़लस्तीनियों को बाहर निकालने की बात कर रहा है। इस बीच माह रमज़ानुल मुबारक में सूरत हाल ये बनी है कि अगर आपने नमाज के लिए जाना है तो क्राइटेरिया सेट कर दिया है इजरायली हुकूमत ने 55, 50 और 12 साल। और साथ ये भी कहा कि जो असीरी की ज़िंदगी इजरायली जेलों के अंदर बसर कर रहे थे और रिहा किया गया गुज़श्ता दिनों, उन्हें किसी भी कीमत में मस्जिद अक्सा के अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए भी यह साफ कर दिया गया कि इजराइल आने मस्जिद अक्सा में दाखिले से कबल आपने इजरायली हुकूमत से बाज़ाब्ता तौर पर परमिशन हासिल करना होगा और ये नया हुक्मनामा रात देर गए जारी कर दिया गया है। और इसके बाद देखना होगा कि आज पूरे दिन मुस्लिम ब्लॉक के अंदर इस सूरत हाल पर किस तरीके का रद्द-ए-अमल होगा। फिलहाल मस्जिद अक्सा माही रमजान जट पे अक्सर हम देखते थे, लेकिन अब की बार नया हुक्मनामा जारी हुआ है। 55, 50 और 12 साल की हद उम्र मुकर्रर कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब जब हो रही है मशरिक़ वस्ता की तो ज़रा बात आपको बता देते हैं और अपडेट आपको करना है पोप फ्रांसिस के हवाले से, जिनकी सेहत मुसलसल ख़राब होती चली जा रही है, अस्पताल में गुज़श्ता कई दिनों से है और इन सब के बीच में बिल्कुल भी अच्छी खबरें नहीं हैं। डबल नमूनिया का वो शिकार हुए थे। पोप फ्रांसिस की हालत मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक बदस्तूर तशवीशनाक है। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा हैं पोप फ्रांसिस, जिनकी सेहत से मुतल्लिक बाज़ाब्ता तौर पर वेटिकन की जानिब से तस्दीक कर दी गई है और जो मेडिकल बुलेटिन हर 2.5 घंटे के बाद सामने आता है उसमें यह तस्दीक की गई है कि पोप सेहत की बेहतरी की जो उम्मीदें की जा रही थी वो उम्मीदें लगाना शायद ठीक नहीं है। अभी तक हालत उनकी मुसलसल ख़राब होती जा रही है। साथ साथ गैर मकामी जो मीडिया इदारे हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो ये भी बताती हैं कि 28 साल पोप फ्रांसिस को डबल नमूनिया हो गया है। तशखीस हुई 14 फरवरी से इटली के अस्पताल में वो दाखिल है और वेटिकन के बयान के मुताबिक पोप की सेहत मुस्तहकम ज़रूर है मगर बदस्तूर तशवीशनाक है, ज़्यादा इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आती।
जिस हिसाब से वो हॉस्पिटल में गए थे वहाँ इम्प्रूवमेंट के जो तवक्कुआत थी वो नहीं हुआ और पोप फ्रांसिस डबल निमोनिया में के मर्ज में मुब्तला हुए हैं, इसकी तस्दीक कर दी गई है। बयान में ये भी कहा गया है कि पोप फ्रांसिस को सांस लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खुसूसी दुआओं का अहतमाम भी उनके लिए दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों में बिलखुसूस यूरोप और अमेरिका के अंदर किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल उनकी सेहत के हवाले से कोई भी अच्छी खबर नहीं है। फटाफट से आगे बढ़ते चलें और आपको मशरक़ वस्ता या फिर अरब ममालिक की बात हो रही है तो वेस्टर्न बैंक से भी जरा अपडेट देते चले, जहां एक तरफ सीज फायर है, इसराइल और हमास आमने सामने थे, दोनों ने यरगमालियों को रिहाई वाले उस एग्रीमेंट पर साइन किए, लेकिन मगरबी किनारे पर फौजी कार्रवाइयों में तेजी लाई गई है और अब तक मरने वालों की तादाद 70 से ज्यादा हो गई है। आईडीएफ की इन कार्रवाइयों के साथ साथ इतलात ये हैं कि 1 साल के तवील जंग के बाद गजा को हासिल करने में ये जो इसराइल को नाकामी हाथ लगी है, एक तरह से उसका बदला भी लिया जा रहा है वेस्टर्न बैंक पर जेनिन कैंप में, जहां कल हमने आपको बताया था कि 20 साल की एक तवील मुद्दत के बाद इस इलाके में दोबारा कैंप जो फौज के टैंक्स थे वो दाखिल किए गए, लेकिन अफवाज के इनखला के बाद इसराइल ने जब गजा के मुख्तलिफ इलाकों को छोड़ा तो बेंजामिन नेतन्याहू की क़यादत को तनकीद का निशाना जरूर बनाया जा रहा, मगर दूसरी तरफ जेनिन कैंप के अंदर 40,000 से ज्यादा फलस्तीनी जब हमला हुआ तो उसके बाद वेस्टर्न बैंक को या ये जो अहम तरीन हिस्सा था गजा पट्टी का उसको छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। इतलात यह है कि मुसलसल घरों और दीगर ढांचों को निस्तो नाबूद किया जा रहा है। इसराइली अफवाज को इस इंसानियत सोज कार्रवाई की वजह से मगरबी किनारे में वाक़ जेनिन पनाह गुज़ीन कैंप और तिलकरम शहर से भी तकरीबन 40,000 फलस्तीनियों ने अपना घर बार छोड़ दिया है। खाली होने वाली बस्तियों पर इजरायली फौज ने कब्जा कर लिया है और वहां मौजूद पानी, सड़क और दीगर जो बुनियादी सहूलियात थी उनको तबाह बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ पर यह भी याद दिलाते चले कि इजरायली फौज गजा शहर से इनखला के बाद इस इलाके को भी छोड़ने पर गौर फिक्र कर रही थी, लेकिन चूंकि वज़ीर आज़म और सिक्योरिटी कैबिनेट की तरफ से एक अप्रूवल आया था जिसमें कहा गया था कि जेनिन कैंप में भी सिक्योरिटी के हवाले से खदशात हैं, इसलिए कार्रवाइयां जारी रखी जाए। एक तरफ गजा पट्टी में जहां पर लोगों ने वापसी का सिलसिला शुरू किया, लेकिन मगरबी किनारे से 40,000 से ज्यादा फलस्तीनी गुज़श्ता 72 से 100 घंटों में अपना घर बार छोड़ चुके हैं। चलिए जनाब, मशरिकी वस्ता से जरा सीधे पाकिस्तान का रुख करते हैं, जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी की सिक्योरिटी पर मामूर अफराद ने नौकरी पर आने से मना कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। और इब्तदाई खबरों के मुताबिक, पाकिस्तानी ज़राया ब्लॉग की रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी पर न जाने की पैदाइश में 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी पुलिस एहलकारों को इस वक्त नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया है। और ये बर्खास्त के ऑर्डर्स तब जारी कर दिए गए हैं जब चैंपियंस ट्रॉफी पर तैनात होने से उन्होंने मना कर दिया है। बताया जा रहा है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान के पंजाब शहर और दीगर इलाका जात के अंदर सिक्योरिटी पर मामूर हज़ारों अफराद को कर दिया गया है। ताहम पाकिस्तानी पुलिस की तरफ से इस ड्यूटी को सरंजाम देने से मना कर दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर पुलिस के अंदर एक तरफ से बगावती सुर दिख रहे हैं, दूसरी तरफ से पाकिस्तान ने 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी पुलिस एहलकारों को डिसएंगेज कर दिया है, डिसमिस कर दिया है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत के उस हुक्मनामे को मानने से इनकार किया था कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान वो ड्यूटी और सिक्योरिटी का माकूल निज़ाम और इंतज़ाम में हुकूमत और पुलिस की जो है मदद करे। माना जा रहा है कि मुख्तलिफ महकमा जात जो पुलिस के रहते हैं, जिनमें सुराग रसानी है, सिक्योरिटी का अमला है और दीगर चीज़ें हैं, उनसे मुंसलिक जो अफराद हैं उन्होंने ड्यूटियाँ देने से मना कर दिया, जिसके बाद 100 के करीब फ़िलहाल रात देर के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं पाकिस्तानी वजारत दाखिला की तरफ से। और ये साफ कर दिया गया कि आज दिन में मजीद 300 से 400 अफराद को डिसमिस किया जा सकता है। जहां एक तरफ से डिसमिसल का ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, वहीं पर दूसरी तरफ से ये माना जा रहा है कि पाकिस्तानी अफवाज के अंदर बड़े पैमाने पर बगावती सुर पैदा हो गए हैं। कीबोर्ड ही नहीं चल रहा है, कोई उसको है ही नहीं।
तब इससे पहले ब्रेक पे जाएं, जरा आपको एक खबर उन शहरियों के लिए भी बता दें जो 4.5 से 5 लाख तलबा कनाडा के अंदर हैं। शायद उनके लिए झटके वाली खबर है या परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि कनाडा के अंदर कवायद व ज़वाबित में तब्दीली की जा रही है और उसी तर्ज पर एक फैसला हो रहा है जैसा अमेरिका ने पिछले दिनों गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ लिया। इतलात ये हैं कि कनाडा के अंदर वीज़ा के जो कवानीन थे उनमें तब्दीलियाँ हो गई हैं। ख़ासतौर से कनाडा में लाखों जो वर्कर्स हैं या तलबा हैं, तालीम की गर्ज से गए हैं, कामकाज की गर्ज से गए हैं, उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। फरवरी 2025 से अपने वीज़ा उसूलों में बड़ी तब्दीली का ऐलान कनाडा की जानिब से कर दिया गया है। और आपको ये भी बताते चले कि इस तब्दीली का असर हज़ारों मजदूरों, तलबा और मुहाजिरीन पर पड़ेगा। ख़ास तौर से हिंदुस्तानियों पर नए उसूलों की खातिर खास असरात मुरतब होते दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की खबरें हैं। नए उसूल कनाडा के बॉर्डर अफसरान को ये इख्तियार दे रही हैं कि तलबा और मजदूर या दीगर जो आर्जी रिहायशों की वीज़ा की हालत में मुल्क के अंदर दाखिल हो रहे हैं उनको मुल्क से बाहर किया जा सकता है। लामहदूद ताकतें जो अब बाज़ाब्ता तौर पर जो बॉर्डर यहाँ पर जैसे BSF काम करती है, इस तरीके से बॉर्डर अफसरान जो कनाडा के हैं उनको ये इख्तियारात दे दिए गए हैं कि अगर कोई भी आर्जी वीज़े पर मुल्क में दाखिल होता है, जिनमें तलबा और वर्कर्स की खबरों के मुताबिक एक बड़ी तादाद हिंदुस्तानियों के कनाडा के अंदर मौजूद है, उनको वापस भेजा जा सकता है। कनाडा के नए हिजरत और पनाह गुज़ीन तहफ़्फ़ुज़ उसूलों के तहत कनाडाई बॉर्डर अफसर अब वर्क परमिट जिसको नामंजूर या रद्द कर सकते हैं। इसके अलावा खबर यह है कि अफसरान ये भी तय कर सकते हैं कि किस शख्स को कितनी मुद्दत के लिए कनाडा में रखा जा सकता है, रिहाइश के बाद मुल्क छोड़ने के लिए वो तैयार है या नहीं। ये सारा फैसला कनाडा की पुलिस या जो अफसरान हैं उनको करने के लिए कहा गया है। और कनाडा हिंदुस्तानी तलबा और मजदूरों के लिए इंतहाई अहम मंजिल है, कामकाज के हिसाब से, तालीम के गर्ज से। और कई नौजवान जो कि तालीम हासिल करने के बाद यहाँ नौकरी भी हासिल कर लेते थे, लेकिन मुश्किलात बढ़ सकती हैं। नए उसूलों के मुताबिक आज से ही बाज़ाब्ता तौर पर कनाडा की जो बॉर्डर पुलिस है वो उन तमाम लोगों को जिनके पास वीज़ा परमिट है लेकिन आर्जी है मुल्क से बाहर कर सकती है। और कितने मुद्दत के लिए वो मुल्क के अंदर रहेगा, आर्जी वीज़े को रद्द करने या नामंजूर करने के इख्तियारात बॉर्डर पुलिस को दे दिए गए हैं, जिसका मतलब है कि लाखों लोग मुतासिर होंगे। 4,27,000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी भी फिक्र में मुब्तला है। और इस मामले की जो इतलात हैं, अभी तक हुकूमती सतह पर मामला कनाडा के साथ नहीं उठाया गया है, लेकिन शायद वैसा ही मामला पेश आने वाला है जो बेशतर खबरें आ रही हैं। जैसे अमेरिका में लाखों लोग जो हिंदुस्तानी थे जिनकी वापसी की राह एक तरह से सदर ट्रंप के आने के बाद साफ की गई। नए उसूल खातिर खा और मनफी असरात मुरतब कर रहे हैं जो वीज़े से मुतल्लिक तब्दीलियाँ कनाडा के अंदर की गई। चलिए जनाब, ये तो थी बात कुछ इंटरनेशनल खबरों की, लेकिन ज़रा बात मुल्क की भी करते हैं और दिल्ली इसलिए आपको यूपी लिए चलते हैं जहां पर आज सबकी नज़रें मरकूज रहेंगी। और यूपी की खबर इसलिए बड़ी अहम है क्योंकि आज महाकुंभ का आखिरी दिन होगा और इस ज़िमन में 2025 में महाकुंभ जो शुरू किया गया था उसका आज आखिरी दिन होगा और लाखों की तादाद में लोग आज भी महाकुंभ पहुंच चुके हैं जहां पर वो शाही स्नान में हिस्सा लेंगे। महाकुंभ के अंदर आज तो वो तकरीबात सरकारी तौर पर जो शुरू की गई थी 2025 के अंदर महाकुंभ के हवाले से वो इख्तिताम पजीर होनी जा रही है। और आज भी माना जा रहा है कि अमृत स्नान होना है जिसमें हज़ारों और लाखों की तादाद में लोग जो है कल रात से ही अयोध्या पहुंचना शुरू हो गए हैं। महाकुंभ के अंदर पिछले 6 हफ्तों से मुसलसल ये सिलसिला चल रहा है जहां पर करोड़ों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हैं। कई बार सिक्योरिटी खदशात को लेकर भी सवाल उठे, लेकिन उसके बावजूद भी बाय एंड लार्ज ये पूरा मामला जो है वो पीसफुली आज इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। ज़ायरीन आज त्रिवेणी संगम पर पहुंच चुके हैं जहां पर वो महाशिवरात्रि के मौके पर एक बार फिर स्नान में हिस्सा लेंगे और डुबकी लगाएंगे पानी में। और इस तरीके से प्रयागराज के अंदर अब तक जो माना जा रहा है कि 60 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचकर तस्वीरें जो सामने आई हैं आज सुबह की वो ये साफ बता रही है कि पांव रखने की भी जगह प्रयागराज के आसपास और महाकुंभ पर आने वाले लोगों में कमी न होना और जगह न मिलने की सूरत में साफ दिख रहा है। आज महाशिवरात्रि भी है और इस ज़िमन में खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम भी मुख्तलिफ मकामात पर किया गया है, मंदिरों के अंदर किया गया और मंदिरों को खुसूसी तौर पर भी आज पूरे मुल्क के अंदर सजाया गया है। 63 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक महाकुंभ 2025 के 144 साल बाद आने वाले मेले में आखिरी स्नान से पहले अब तक डुबकी लगा चुके हैं।
अकीदतमंदों ने मुकद्दस स्नान किए हैं। आज आखिरी दिन है और महाशिवरात्रि के मौके पर जो मेला 13 जनवरी को शुरू हुआ था उसका आज आखिरी दिन है। इंतजामात पहले से बहुत ज्यादा थे, लेकिन आज चूंकि भीड़ को कम करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरियां मुतअद्दिद मकामात पर तैनात है। और इस पूरे महाकुंभ में आप देखेंगे 1 से 1.5 महीने तक जो तकरीबात चली हैं, दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से भी लोग आए हैं। लेकिन एक दिन को छोड़कर, जिसमें 29 तारीख थी जनवरी की, जब भगदड़ मचने का एक वाक़या पेश आया, 30 के आसपास या इससे ज़्यादा लोगों की मौत की खबरें आई और उस पर काफ़ी तनकीद का सामना उत्तर प्रदेश की हुकूमत को करना पड़ा। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे इस महाकुंभ के हवाले से या मेले के हवाले से इंतजामात, तमाम महकमों को एक साथ लाना, हम आहंगी को यकीनी बनाना, सिक्योरिटी के हवाले से इकदाम करना, उत्तर प्रदेश की हुकूमत कामयाबी के साथ इस मेले को मुनक्किद कराने में अभी तक जो है वो कामयाब नजर आई है, 1 या 2 दिन छोड़कर। लेकिन साथ साथ कल ही अदालत में एक रिपोर्ट भी उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने पेश कर दी, जिसमें कहा गया कि एक पैनल तश्कील दिया गया है जो इस पूरे 1.5 महीने चलने वाले मेले में 29 तारीख को भगदड़ मचने में इस वाक़े में जो अमवात हुई उनका असल पता लगाने के लिए और जायजा लेने के लिए पैनल तश्कील दिया गया है, जो अदालत को जानकारी दी गई। बहरहाल वो मामला चलता रहेगा, लेकिन ये मेला जिसकी शुरुआत 13 जनवरी को हुई थी, आज शाम होते होते खत्म हो जाएगा और शाही स्नान, जो आखिरी शाही स्नान है, वो भी आज साथ साथ कुछ देर बाद खत्म होगा। हाईली सिक्योरिटी डिप्लॉयड एरियाज, मैक्सिमम एरियाज जो है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि भीड़ आज बहुत ज्यादा है, तो कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हो, ना खुशगवार वाकया पेश ना आए, इस चीज से बचने के लिए इकदाम किए गए हैं। चलिए जनाब, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो जरा बात महाशिवरात्रि के हवाले से करेंगे, जम्मू कश्मीर की खबरों की ओर आएंगे और आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी कमर कस चुकी है। हुकूमत को साइडलाइन करके उस पर शिकंजा कसने के लिए हिकमत अमली को तरतीब दिया जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि बड़े दावे हो रहे हैं कि शहर को जाज़बे नज़र खूबसूरत बनाया जा रहा है, सयाहों को जम्मू कश्मीर लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सयाह क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जे के। जरा जम्मू कश्मीर की खबरों की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। आज महाशिवरात्रि का पावन दिन है, बड़ा दिन है और इस ज़िमन में जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर के छोटे बड़े मंदिरों के अंदर खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम भी किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर आज के दिन को हेरत के नाम से भी मनाया जाता है और इस ज़िमन में बड़ी खबर जो आ रही है वो कश्मीरी पंडितों के हवाले से आ रही है कि कश्मीरी पंडितों ने मुख्तलिफ मकामात पर आज खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया है और इस पूजा का एहतमाम न सिर्फ सोबा कश्मीर के अंदर बल्कि सोबा जम्मू के अंदर भी चल रहा है। और महाशिवरात्रि के मुक़द्दस मौके पर आज मुख्तलिफ जगहों पर खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम किया जा रहा है। कश्मीरी पंडित आज के दिन को खुसूसियत के तौर पर मनाते हैं क्योंकि कश्मीरी पंडित के बारे में ये माना जा रहा है कि वो शिविज्म के बहुत बड़े मानने वाले हैं और आज जिस तरीके का दिन है उस दिन में सबसे बड़ी तकरीब जो है वो शंकराचार्य मंदिर में भी होती है। उसके साथ साथ डल झील के आसपास काफ़ी ज़्यादा आज आप रौनक भी देखेंगे। गणपतियार बंदर श्रीनगर के अंदर, हनुमान टेम्पल अमीरा कदल के अंदर भी आज खुसूसी तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। फेस्टिवल का इंतहाई अहम दिन होता है और आज जब आप देखेंगे तो जो मुक़द्दस दिन के हवाले से है तो जम्मू कश्मीर के अंदर खुसूसी पूजाएं भी हो रही हैं और इन पूजाओं के बीच जहां आज खुसूसी तौर पर ट्रेडिशनल फूड्स भी कश्मीर के अंदर बनते हैं, उस ज़िमन में भी सूबाई इंतज़ामिया ने पहले ही तैयारियां कर ली थी और ये साफ कर दिया था कि नदरू और फिर मछली बाज़ार में वाफिर स्टॉक में मौजूद रहे। न सिर्फ कश्मीर के अंदर बल्कि जम्मू के अंदर भी डिपार्टमेंट की तरफ से कई स्टॉल्स लगाने की बात जो है वो सामने रखी गई है। तो आज पूरे दिन मंदिरों के अंदर गूंज रहेगी और खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया है सोबा कश्मीर के अंदर भी और सोबा जम्मू के अंदर भी। एक तरफ से महाशिवरात्रि का मुक़द्दस दिन आज मनाया जा रहा है और कश्मीरी पंडितों के घरों में भी आज खुसूसी तौर पर इस दिन को मनाया जाता है जहां पर खुसूसी तौर पर पूजा का एहतमाम किया जाता है।
धमाके का जोश देखने को मिलेगा। लेकिन जरा बात मौसम के बदलते मिजाज की भी करते हैं। विंटर अपनी क्लोजर की ओर है, यानी आहिस्ता आहिस्ता करके सर्दियां जो है वो ख़त्म हो रही है, लेकिन मगरबी हवाओं ने दस्तक दे दी है जम्मू कश्मीर के अंदर। और जम्मू कश्मीर के बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर खुलकर बारिशें और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों पर एक बार फिर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। मैदानी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई है। सूबा कश्मीर के साथ साथ सूबा जम्मू में भी सूरत हाल इसी तरीके की देखने को मिली है। 4 दिन तक मुसलसल ये सिलसिला चल सकता है, जहां बालाई इलाकों के अंदर हल्की सी बर्फबारी होगी, मैदानी इलाकों के अंदर बारिशें हो सकती है। रियासती महकमे मौसमियात की तरफ से यह साफ कल ही कर दिया गया था कि 3 दिन तक मगरिबी हवाओं का असर सूबा कश्मीर और सूबा जम्मू के मैदानी और बालाई इलाकों के अंदर देखने को मिल सकता है। और सयाह और ट्रांसपोर्टर जो हैं उन्हें इसी ज़िमन में एडवाइजरी भी जारी कर दी गई थी कि अगर पहाड़ी इलाकों के अंदर जाना है तो एहतियात कितना करना, और मैदानी इलाकों के अंदर अगर आपने सयाहों को लेकर आना है तो बारिशों का सिलसिला भी चल सकता है। तो प्लान आपने जो ट्रैवल प्लान करना है वो अकॉर्डिंगली आपने तरतीब भी देना होगा। न सिर्फ सयाहों के लिए प्लान को तरतीब देने की बात कही गई थी, बल्कि जो किसान हैं उन्हें भी यह साफ कर दिया गया था कि फिलहाल 3 दिन तक अगर कोई भी काम आपने खेतीबाड़ी के हवाले से करना है तो उसे रोक दे, क्योंकि मूसलाधार बारिशें, तेज हवाएं और मैदानी और पहाड़ी इलाकों के अंदर बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला चल सकता है। पिछले 4 रोज से मुसलसल ये खबर आ रही थी कि इस तरीके का मौसम बनेगा, और यही वजह है कि कल हमने देखा कि गुलमर्ग, सोनमर्ग और दूध पथरी की पहाड़ियों पर हल्की सी बर्फबारी देखने को रात देर मिली है। 6 इंच बर्फ जो है वो गुलमर्ग के अंदर, 5 इंच सोनमर्ग के अंदर, 4 इंच दूधपथरी के अंदर, और इसी तरीके से 4 इंच देक्सुम और पीर की गली में भी दोबारा रात देर गए बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। मतलब आज कल अबरालूद रह सकता है, बारिशों के साथ साथ बर्फबारी हो सकती है, और 28 फरवरी तक ये सिलसिला इसी तरीके से चल सकता है। डिविजनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर वार्निंग भी जारी कर दी गई है, और ये साफ कर दिया गया है कि हायर रीचेस में रहने वाले लोग इंतहाई मोहतात रहे, क्योंकि तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं और तेज़ हवाओं के बीच नुकसान ना हो, इसलिए आपने एहतियात करना होगा। सूरत हाल ये है कि मतला बरालूद है, और मतला बरालूद के साथ साथ कई मकामात पर बूंदाबांदी का सिलसिला भी चल रहा है। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट की ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर इस वक्त ट्रैफिक बहाल है और दोनों तरफ से ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी जा रही है। ताहम ट्रैफिक हुक्काम की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन सख्ती के साथ करें, लेन ड्राइविंग करें, हार्श ड्राइविंग ना करें, क्योंकि यह कौमी शाहराह है और छोटी सी चूक जान ले सकती है यहाँ पर। तो ये थी मौसम के मिजाज की बात और खबर कि क्या कुछ आने वाले भी 3 दिनों तक मौसम का मिजाज रह सकता है। अगर आप जम्मू कश्मीर आना चाहते हैं तो आपने अपना प्लान अकॉर्डिंगली अब तरतीब देना होगा, जैकेट साथ लाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा मौसम के बाद करते हैं सियासी मौसम की भी, क्योंकि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में तमाम तैयारियां इस वक्त मुकम्मल की जा रही हैं, और खित्ते के अंदर अब सबकी नज़रें इस बात पर भी कि अवामी मुंतखब हुकूमत का पहला बजट कुछ दिनों के बाद पेश होगा, जिसके लिए तैयारियां जम्मू कश्मीर दोनों प्रोविंसेस के अंदर की जा रही है। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में मौसम ने मिजाज बदले हैं, वहीं दूसरी जानिब एक गैर यकीनी सी सूरत हाल सियासी एतबार से आप कह सकते हैं असेंबली सेशन से ठीक पहले है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये भी तवक्कुआत थी या कहा जा रहा था कि शायद डिप्टी स्पीकर की तकर्री भी हो सकती है, लेकिन उस हवाले से जो गैर यकीनी सूरत हाल थी वो मुसलसल बरकरार है। और ये भी कहा जा रहा था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिसके पास 29 सीटें थी, एक रुकन असेंबली नहीं रहे, लेकिन इसके बावजूद उसके पास अभी भी कुल मिलाकर 28 MLAs हैं, तो शायद उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो स्पीकर है ही, लेकिन शायद डिप्टी स्पीकर मुमकिन तौर पर बीजेपी से हो सकता है। मगर इन सब के बीच में जहां 3 मार्च को इजलास शुरू होगा, 16 अक्टूबर के बाद जिस हुकूमत ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने जिम्मेदारी संभाली, तब से अब तक डिप्टी स्पीकर की जो पोजीशन थी वो मुसलसल खाली है, और माजी में भी इस तरह होता रहा है कि स्पीकर हुकूमत से डिप्टी स्पीकर जो है सबसे बड़ी हिज़्ब इख्तिलाफ की जो जमात हुआ करती थी उसको ये ओहदा दे दिया जाता था। लेकिन इस बार जब सिर्फ आपके पास 2 या 3 दिन बीच में बचे हैं, फिर असेंबली सेशन में 3 तारीख को लेफ्टिनेंट गवर्नर का खिताब जम्मू कश्मीर में असेंबली सेशन से होगा। उससे पहले वो जो एक तरह की गैर यकीनी सूरत हाल थी
उस पर कोई क्लियर वर्जन अभी तक हुकूमती सतह पर नहीं आया है। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर असेंबली का दूसरा इजलास शुरू होने जा रहा है मार्च 3 से। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने ओथ लिया था 16 अक्टूबर सन 2024 को, और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात 29 सीटों के साथ सामने आई थी। और जो कन्वेंशन है वो यही है कि डिप्टी स्पीकर का ओहदा जो है वो टिपिकली असाइन किया जाता है अपोजिशन को। आज तक इसी तरीके से देखने को मिला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जब अपोजिशन में थी तो इनका मेंबर नज़ीर गुरेजी साहब डिप्टी स्पीकर हुआ करते थे। और अभी तक लेकिन सूरत हाल ये है कि बीजेपी की तरफ से भी कोई बड़ा क्लेम या सीधे से बात इस पर नहीं कही गई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अब अपनी आवाज़ को वो मजीद तेज़ी के साथ उठाएंगे ताकि डिप्टी स्पीकर की तैनाती जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर की जा सकी। इस बीच जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो ज़राया वो ये बता रहे हैं कि अभी सूरत हाल को परखा जा रहा है, देखा जा रहा है और मुनासिब वक्त पर मुनासिब फैसले लिए जाएंगे। ताहम ये माना जा रहा है कि सियासी मुबस्सिरीन की तरफ से कि बीजेपी असेंबली के अंदर अपनी ज़्यादा ग्रिप ना बनाए, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फिलहाल जो डिप्टी स्पीकर का ओहदा है इसे खाली ही रखा जाए। और बहुत बार ये देखा गया है कि पार्लियामेंट के अंदर भी डिप्टी स्पीकर या डिप्टी चेयरमैन के बाद जो दीगर चीज़ें रहती है वो खाली रही हैं। एक हिकमत अमली के तहत शायद उस प्रैक्टिस को यहाँ पर भी अपनाया जाएगा। फिलहाल खबर ये कि 100 दिन भी पूरे हुए, एक और इजलास होने जा रहा है, लेकिन अभी तक भी डिप्टी स्पीकर कौन होगा इसको लेकर हुकूमत की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत या हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से कोई भी बात सामने नहीं रखी जा रही है। और यही माना जा रहा है कि अगर डिप्टी स्पीकर का ओहदा पूरा किया गया तो उससे मजीद मजबूती भारतीय जनता पार्टी को ऐवान के अंदर मिल सकती है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट उनके पास चली जाएगी। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा को अपॉइंट कर दिया गया था एज पर सेट प्रोटोकॉल। उन्हें दफ्तर और उनका जो सेट प्रोटोकॉल पीओ, पीएसओ, पीए और दीगर चीज़ें देनी थी हुकूमती इदारों की तरफ से वो पहले ही दे दी गई है सुनील शर्मा साहब को। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जब एक बजट सेशन हो रहा है, पहला बजट सेशन हो रहा है, तो उससे कबल क्या डिप्टी स्पीकर का ओहदा पूरा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। बीजेपी पर भी सबकी नजरें हैं और साथ साथ उमर अब्दुल्ला पर भी सबकी नजरें हैं कि क्या आगे बढ़ा जाएगा या फिलहाल ये सेशन सिर्फ स्पीकर के नाम पर ही लड़ा जाएगा और जो सीनियर लीडर्स होंगे वो फिर एज ए चेयरमैन के तौर पर बीच बीच में आते रहेंगे। ये तो थी बात असेंबली की, लेकिन जरा बात को आगे बढ़ाते हैं। जब बात असेंबली की हो रही है, ऐवान की हो रही है, तो तरबियत का प्रोग्राम भी तरतीब दे दिया गया है। आपको याद होगा कि असेंबली के अंदर तमाम मेंबरान, नए मेंबरों को ट्रेनिंग दी गई थी। बीजेपी ने भी अपने मेंबरों को ट्रेनिंग देने का फैसला ले लिया है, क्योंकि अब की बार जब ये 29 मेंबर्स आए, इसमें अक्सर मेंबर वो हैं जो पहली बार जीत कर आए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने यह फैसला लिया है कि तमाम मेंबरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। हुकूमत को किस तरीके से घेरा जाता है, किस तरीके से मामलात को उठाया जाता है और क्या कुछ किया जाएगा, इस जिम्मन में बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये ट्रेनिंग देंगे भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा और जीएल संतोष के साथ साथ दीगर लीडर जो हैं वो इस इजलास के अंदर जारी रहेंगे। बजट सेशन से पहले ये अहम तरीन मीटिंग भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है और माना जा रहा है कि 2 दिन का ये शिविर जो है वो कटरा के अंदर लगेगा। 28 फरवरी से शुरू होगा और फिर 1 मार्च तक ये सिलसिला चलेगा। और इस तरीके से ये सिलसिला चलेगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बीएल संतोष, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जम्मू कश्मीर तरुण चुग, जनरल जॉइंट सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन शिव प्रकाश विनय और उसके साथ साथ जो दीगर एमएलएज होंगे, फॉर्मर एमएलएज होंगे और एमपीज होंगे, वो 2 दिन के इस ट्रेनिंग कोर्स प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे जो शिविर कटरा के अंदर बुलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल, मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर गुप्ता, मेंबर राज्यसभा इंजीनियर गुलाम अली खटाना और सीनियर लीडर्स को भी इस वर्कशॉप के सेशन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। पार्टी ज़राया के मुताबिक ये बात सामने आई है कि इंतहाई अहम और
और हसास पब्लिक इश्यूज, लेजिस्लेटिव स्ट्रेटजी और लेजिस्लेटिव पार्टी का अप्रोच, असेंबली के अंदर क्या कुछ होगा, इस जिमन में तमाम तर तैयारियां की जाएगी। आपको याद होगा इससे पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह की रिहाइश गाह पर भी इलेक्टेड एमएलए का एक इजलास हुआ था, वहां पर भी स्ट्रेटजी को फ्रेम अप किया गया था। लेकिन अब खबर यह है कि 2 दिन का शिविर होगा और इन 2 दिन के दौरान 10 सेशंस होंगे, यानी 2 दिन के दौरान 10 सेशंस अलग अलग किए जाएंगे, जिनमें एमएलएज, लोकल सीनियर लीडर्स, फॉर्मर एमएलएज भी अपनी अपनी बात रखेंगे और बताएंगे कि पुराने कानून नए कानून के बीच भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से हुकूमत को घेरना होगा और किस महाज पर किस तरीके से बात करनी होगी। तो ये सारी स्ट्रेटजी फ्रेम अप की जाएगी। 28 तारीख को जेपी नड्डा, पार्टी के जो प्रेसिडेंट भी है, मरकजी वजीर भी है, वो भी यहां पर रहेंगे, सीनियर लीडर्स यहां पर रहेंगे और पार्टी ये बताएगी कि किस तरीके से काम करना। साबिक वजीर श्यामलाल शर्मा, चंद्र प्रकाश गंगा, देवेंद्र मनियाल और 19 साबिका एमएलएज को भी इस इजलास के अंदर शिरकत के लिए तलब किया गया है। चलिए, ये तो बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी के हवाले से, लेकिन साथ साथ आपको ये बताते चलें कि इस इजलास में एक और अहम तरीन मसला है, वो है जम्मू कश्मीर में शराबबंदी या लिक्वर बैन के हवाले से, जिस पर काफी ज्यादा बहस मुबाहिसा गुज़श्ता कुछ दिनों में हुआ है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने शुरुआत की, उसके बाद सिग्नेचर कैंपेन हुई, जिस पर काफी तनकीद का भी सामना करना पड़ा, सवालात उठे नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी। लेकिन कम से कम इस इजलास में एक चीज पॉजिटिव नजर आने वाली है, अगर इस पर बिल लाया जाता है, जिसकी तैयारी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से की गई है, शराबबंदी के हवाले से कोई फैसला होता है, कानून बनता है, तो बेशतर सियासी जमातें या जो कानून साज हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर इस कानून की हिमायत करते हुए या एक पेज पर या एक सफ में खड़ी नजर आएंगी। बड़ी बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पहले से कह रही है कि वो शराबबंदी के हवाले से इकदाम करेगी और लिक्वर बैन पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी दीगर जमातों के साथ या शराबबंदी के मामले पर वो हिमायत के लिए तैयार है। बिल पहले से लाया, मीर फयाज की तरफ से एक पेशरफ्त हुई थी, आप सब जानते हैं, दीगर कुछ जमातों की जानिब से। और इन सब के बीच में जो हम बार बार कह रहे हैं कि एक अच्छी चीज ये हो सकती है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जहां कानून साज खड़े होंगे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी अगरचे वो अपोजिशन में है, मगर इस कानून के मामले में तमाम एक साथ नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस तरफ इशारा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में अमन अमान को यकीनी बनाना है, पीस एंड प्रोग्रेस की तरफ जाना है, सयाहत की तरफ जाना है, नौजवानों की तामीर व तरक्की, उनकी फलाह बहबूदी के लिए अगर इकदाम उठाने हैं तो उनके मुताबिक उस हवाले से जब जब बात होगी तो उनकी भी तरजीह यह होगी कि वो हुकूमत के साथ शाना बशाना ऐसे मामलात पर खड़े हों। लेकिन 370 वाला मामला है, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से कोई बात होगी तो गुमराह कुन बयानात अगर हुकूमती जिम्मेदारों की तरफ से या फिर एमएलएज की तरफ से, मिनिस्टर्स की तरफ से, वज़ीर आला की तरफ से आते हैं तो उन मामलात पर भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक वो हर एक जगह काउंटर करने के लिए तैयार हैं, मगर जहां पर सयाहत, तरक्की, नौजवानों के रोजगार, बेहतर मुस्तकबिल की बात आएगी, शराबबंदी की बात आएगी, तो कम से कम ऐसे मामलात पर वो एक ही सफ में खड़े होंगे और ये सारी चीजें जो हैं वो तरजीहात में हैं, सिवाय एक दो मामलात के, वो 370 वाली बात हो, सिक्योरिटी की बात हो, उस पर कोई बात कतन बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो कम से कम बीजेपी का खेमा पहले से ही या उनके कानून साज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है। हमें पहले लग रहा था कि शायद बीजेपी को यू टर्न इसमें लेगी, लेकिन इंटायर मामला है जी, जम्मू कश्मीर के नौजवानों का तबाही का दहाना यहाँ खुल चुका है, हजारों और लोग इसमें तबाह हो रहे हैं। और अब जिस तरीके से बीजेपी ऑन टोज है कि वो सपोर्ट करेगी, पीडीपी ऑलरेडी आ गई है, कांग्रेस का मानना है वो आई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कहीं ना कहीं 50-50 पर है। वो कह रहे हैं कि जनाब स्टेक होल्डर्स को भी लेना होगा, टूरिस्ट को भी देखना होगा, जिस पर काफी तनकीद का सामना भी करना पड़ा बहुत सारे लीडर्स को। लेकिन अब अगर सारे एक पेज पर है तो कितना बड़ा इम्तिहान उमर अब्दुल्ला के लिए होगा, और अगर ये ब्रेक थ्रू होता है तो उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्रेडिट में एक और सिकोर चला जाएगा। फिलहाल यहां पर वक्त हो गया जी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि अब आप जम्मू, कटरा और इस वाली शहरा पर जब आप सफर करेंगे तो टूल वाले मामले पर थोड़ी सी आपको राहत मिलेगी। ये राहत कहां पर मिलेगी आपको और क्यों अदालत ने ये सख्त फैसला सुनाया, इस पर बात करेंगे। फिर आपको ये भी बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के कारीगरों का हुनर हर दुनिया में माना जाता है। एक और नौजवान ने संग मील अबूर किया है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और फिर आपको यह भी बताएंगे कि रमजान की आमद है, सबकी नजरें पीडीडी पर है और पीडीडी क्या करने जा रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सब आपकी कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन बात अब जरा करते हैं उन लोगों की जो सफर के दौरान तंग आते थे, परेशानी आती थी टोल टैक्स को लेकर। मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरते थे तो बार बार टैक्स देना एक मुसीबत बन गई थी और इस सिलसिले में मामला न सिर्फ इंतजामी सतह पर डिस्कस हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट को छोड़कर बाज़ाब्ता तौर पर यह मामला यूनियन टेरिटरी के अंदर, जो पहले भी हमने कई मरतबा आपको बताया, मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के अंदर ये मामला अदालत तक भी जा पहुंचा। और जो टोल टैक्स में कमी का भी बहुत सारे लोगों ने मुतालबा किया था, हाई कोर्ट में जब बात गई, एक खास हिस्सा जहां पर एक पीआईएल के जरिए अदालत से दरख्वास्त की गई थी कि वो मुतलकीन को या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बाज़ाब्ता तौर पर यह कहे कि 2 ऐसे मकामात हैं, 2 नेशनल हाईवे पर ऐसे टोल प्लाजाज हैं जहां पर बाकायदा टैक्स में कमी होनी चाहिए या तखफीफ की जानी चाहिए। और इस सिलसिले में जब अदालत के अंदर समाअत हुई तो एक चीज़ का ख्याल रखने की बात कही गई, वो जो मरकज़ की गाइडलाइंस भी हैं सेंट्रल मिनिस्ट्री की, कि नेशनल हाईवे पर 60 किलोमीटर के दायरे में बैक टू बैक 2 टोल प्लाजा नहीं हो सकते, जो बार बार जम्मू के अंदर भी मामला उठा था। तो अदालत ने वहां पर टोल टैक्स में कमी की बात कर दी है। पीआईएल पर जिस पर समाअत हुई 20% के आसपास टोल फी लखनपुर से उधमपुर के दरमियान, जब तक हाईवे पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती, काम मुकम्मल नहीं होता, डिवीजन बेंच के मुताबिक कम से कम 20% उस टोल फी में कमी होनी चाहिए। असल मामला क्या था, वो जिस पर एहतिजाज भी जम्मू के अंदर हुए थे कि 60 किलोमीटर के दायरे में आपने 2 टोल प्लाजा खड़े कर दिए हैं, जिस पर युवा राजपूत सभा अपनी जगह, बीजेपी अपनी जगह, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तमाम पार्टियां एहतिजाज कर रही थी और मरकज को टारगेट किया जा रहा था। ये सवाल पार्लियामेंट के अंदर भी उठा तो उस वक्त भी जवाब दिया गया मरकजी वजीर नितिन गडकरी की तरफ से कि हमारी क्लियर डायरेक्शंस हैं कि 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर 2 बैक टू बैक टोल प्लाजा नहीं हो सकते, यानी इतना फर्क होना चाहिए इतने गैप के साथ। इन सब के बीच में हुआ ये कि जम्मू के अंदर ये मामला चल रहा था, लोग टैक्स पे कर रहे थे, अब पहुंची तो पीआईएल पर समाअत करते हुए कहा गया कि 20% की कम से कम तखफीफ या कमी तब तक टोल फी में जब तक मुकम्मल तौर पर ये रास्ता ठीक ना हो जाए, जहां मुरम्मती काम चल रहा है, एक्सप्रेस वे भी बन रहा है, 4 वे का भी काम साथ साथ चल रहा है। इस पर मजीद जरा बात करेंगे। 2 इंपॉर्टेंट रास्ते जिसको लेकर सवालात उठे थे। शिल्पा शर्मा हमारे साथ है। शिल्पा, अदालत में बात पहुंची, पीआईएल पर जब सुनवाई हो रही थी तो कौन कौन से पर्टिकुलर एरियाज हैं जहां के लोग, जिनका आना जाना सुबह शाम इन टोल प्लाजा से होना है या गुजरना होता था, उनको टैक्स के हवाले से कम राहत मिली है? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का इस समय काम चल रहा है और साफ्तोपुर कोर्ट के द्वारा बड़ी जजमेंट यहाँ पर दी गई है। पठानकोट से लेकर उधमपुर तक जो टोल प्लाजा पड़ते हैं, यानी कि लखनपुर में एक टोल प्लाजा और साथ ही साथ उधमपुर और जम्मू के बीच में जो बन टोल प्लाजा पड़ता है, यहाँ पर कोर्ट के द्वारा, ये डिवीजन बेंच के द्वारा ये कहा गया है कि 20% जो है वो टोल जो है वो आम जनता से वसूला जाएगा। जम्मू कश्मीर की आम जनता हो या फिर जो भी जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर रहा है, उससे केवल और केवल 20% जो है वो टोल वसूला जाएगा, तब तक जब तक सड़क की जो है यानी कि पूरी तरीके से सुविधा नहीं मिल पाती और सड़क, ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर पूरी तरीके से काम नहीं होता, क्योंकि इस समय सड़क की बेहद ही खस्ता हालत है। तो साफ तौर पर डिवीजन बेंच का ये कहना है कि जिस प्रकार से टोल वसूला जा रहा है, उतना टोल जो है वो नहीं वसूलना चाहिए। 60 किलोमीटर की आपने बात की थी यहाँ पर, तो 60 किलोमीटर यानी कि कोर्ट डिवीजन बेंच के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि 60 किलोमीटर के भीतर कोई भी टोल प्लाजा जो है वो नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसे बंद करवा दीजिए। 2 महीने का यहाँ पर जो है वो समय दिया गया है। साथ ही साथ डिवीजन बेंच के द्वारा ये भी निर्देश दिए गए हैं कि टोल प्लाजा में जो है वो बेहतर सुविधा यहाँ पर दी जाए। देखिए, लगातार आम जनता के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था और मांग उठ रही थी। देखिए, कोर्ट के द्वारा सरकार की निंदा भी यहाँ पर की है, क्योंकि कोर्ट के द्वारा कहा गया कि सरकार जो है यानी कि सड़क की खस्ता हालत है, लेकिन सरकार टोल शुल्क बढ़ाने में जो है वो यानी कि बढ़ा रही है और नजर आ रही है। तो इसको लेकर कोर्ट ने सरकार की निंदा भी यहाँ पर की है। तो आम जनता काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि काफी शिल्पा कमी की बात कही गई है। ये कौन से वाले 2 पोस्ट है जिसके लिए ये क्लियर किया डिवीजन बेंच ने? देखिए, लखनपुर में जो एक टोल प्लाजा पड़ता है और साथ ही साथ उधमपुर और जम्मू के बीच में, यानी कि बन टोल प्लाजा एक लखनपुर का और साथ ही साथ बन टोल प्लाजा यानी कि पठानकोट से लेकर उधमपुर तक ये जो 2 टोल प्लाजा है, यहाँ पर केवल और केवल 20% ही जो टोल है वो वसूला जाएगा। टोल प्लाजा को लेकर ये भी कहा गया है कि जो टोल प्लाजा में कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी वहां पर एम्प्लॉय यानी कि पर्सन वहां पर नियुक्त किया जाएगा एज अ एम्प्लॉय, तो उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ वेरिफिकेशन होनी चाहिए पुलिस के द्वारा। अगर किसी प्रकार का यानी कि पाया जाता है पर्सन का क्रिमिनल बैकग्राउंड या फिर वेरिफिकेशन नहीं करवाई गई है, तो जो वहां का कंसर्न तो जो है वो इसका रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये बेहद ही बड़ी राहत जो है वो जम्मू कश्मीर की आम जनता और जो भी आम जनता जम्मू कश्मीर प्रवेश कर रही है, कुल मिलाकर ये माना जाए कि जब तक ये पूरा रास्ता ठीक नहीं होता है
तब तक टूल पोस्ट का लगना कोई मान्य नहीं रखता है और आप कंप्लीट हर एक से पैसा नहीं ले सकते कि आप मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हैं। ये क्लियर कर दिया है डिवीजन बेंच ने कल अपनी जजमेंट के अंदर। जी बिल्कुल, देखिए सड़क की इस समय बेहद ही खस्ता हालत है क्योंकि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वहां पर चल रही है। तो कोर्ट के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि आम जनता को यानी कि बेहतर सुविधा दी जानी चाहिए, फैसिलिटी दी जानी थी, जब जाकर जो है वो टोल को वसूला जा सकता है। यानी कि फेयर इनफ जो है वो टोल वसूलना चाहिए। आम जनता केवल इसके लिए नहीं है कि रेवेन्यू जनरेट मैकेनिज्म के लिए आम जनता नहीं है, कोर्ट के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है। तो जब तक सड़क बेहतर नहीं होती है, फैसिलिटी नहीं मिलती है, तब तक जो है वो 20% टोल ही जो है वो। चलिए, बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का रात देर गए अहम तरीन फैसला PIL पर सामने आया है और ये साफ कर दिया गया है कि जो पठानकोट उधमपुर नेशनल हाईवे है, जिसे नेशनल हाईवे 44 कहते हैं, इस पर कई टोल प्लाजाज ऐसे हैं जहां पर अभी सड़क की सूरत हाल नागुफ्ता है और विद इन द पैरामीटर जो है वो सिचुएशन सही नहीं है, इसलिए 20% की जो बात है वो सामने रखी गई है। डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट पर भी आकर पढ़ सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा उन हाथों की करते हैं जो हुनरमंद हाथ है और जब वो अपना काम करते हैं तो दुनिया अश करती रह जाती है। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के वो लोग जो हुनरमंद लोग हैं, जब भी वो किसी मैदान में उतरते हैं, कंपटीशन में उतरते हैं, तो अपना नाम, रियासत का नाम और मुल्क का नाम ऊंचा करते आते हैं। बात जरा ईरान की करते हैं, जहां पर एक बार फिर जम्मू कश्मीर ने अपना झंडा गाड़ दिया है क्योंकि इंटरनेशनल हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल ईरान के अंदर मुनक्किद हुआ है और कश्मीर के पेपर मैशी आर्टिस्ट ने एक बार फिर टॉप वाली पोजीशन में अपनी जगह मजबूत कर ली है। मीर अरशद, जिनका ताल्लुक कश्मीर सूबे से है, वो पेपर मैशी का काम करते हैं और पिछले कई सालों से लगातार वो इस काम के साथ जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर 7000 ग्लोबल एंट्रियां, यानी पूरी दुनिया से 7000 एंट्रियां आई थी, लेकिन बाजी मारी जम्मू कश्मीर के इस नौजवान ने, जिसने अपना हुनर और अपने करतब से ये दिखाया कि किस तरीके से आज भी अगर मेहनत की जाए तो पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम माना जा सकता है। अरशद पिछले 30-35 सालों से पेपर मैशी के काम के साथ जुड़ा हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता करके अब ये काम खत्म भी हो रहा था, लेकिन उनका मानना है कि अगर हुकूमती सतह पर प्लानिंग, पॉलिसी और एग्जीक्यूशन को सही किया गया तो हजारों लोगों का रोजगार एक बार फिर यहां पर मिल सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम कश्मीर की तरफ से मीर अरशद को इस कामयाबी पर खुशामदीद कहा गया है, कांग्रेट किया गया है। वहीं पर यह साफ कर दिया गया है कि ये एजाज एक फर्द का एजाज नहीं है, बल्कि एक सन्नत का एजाज है, एक रियासत का एजाज है और एक मुल्क के लिए एजाज है। जिस तरीके से पूरी दुनिया से तकरीबन जो 7000 एंट्रियां आई थी, उनमें जम्मू कश्मीर के इस नौजवान ने अपने हाथ का हुनर दिखाया है। पिछले 14 सेंचुरी जब आप देखेंगे बैक टू बैक, कई सदियों से देखेंगे, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन या सईद अली हमदानी के दौर से इस सिलसिले को जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू किया गया था, पेपर मैशी को। उसके बाद कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन 9वें इंटरनेशनल फजर फेस्टिवल ऑफ हैंडीक्राफ्ट जो तेहरान के अंदर मुनक्किद हुआ, उसमें नुमाया कामयाबी हासिल की है अरशद ने। चलिए, उस नौजवान की बात जिसने बैनुल-अक़वामी सतह पर कश्मीरी रिवायात और सकाफत की जो झलकियाँ नजर आई, ये बड़ा इनाम हासिल करने में कलीदी किरदार अदा किया और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर कदीम रिवायात और सकाफत को जिंदा रखने के लिए ये जो पेपर मैशी को आज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है, बड़ा इनाम हासिल हुआ है। दौरे हाजिर में इस अहम तरीन इंडस्ट्री से या इस सकाफत से, इस रिवायत से जो जितने लोग जुड़े हैं, वादी कश्मीर या जम्मू सूबे के अंदर बात करें पर्टिकुलरली, क्या उनका घर बार चलाने में उनकी जिंदगी के लिए सबसे अहम और बड़ा जरिया है? देखिए आसिफ, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि एक एक्स IT इंजीनियर और पेपर मैशी क्राफ्टमैन जिसने पूरे जम्मू कश्मीर को मैं कहूंगा कि प्राउड कर दिया है। ये प्राउड मोमेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि पेपर मैशी के हवाले से अगर बात करें तो ये कश्मीर का मोस्ट एक ऐसा ट्रेडिशनल आर्ट है जिसे दुनिया भर में पहचाना जाता है, परखा जाता है और इसकी कीमत काफी ज्यादा है। यानी वो वैल्यूज जो इंटरनेशनल टूरिस्ट खास तौर पर इस पेपर मैशी को पसंद करते हैं। अगर मैं बात करूं, जब क्रिसमस की आमद होती है, न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस होती है, तो अक्सर बेशतर हमने देखा बॉल, स्टार्स या जो इसके जो भी चीजें बनती है उसकी वैल्यूज एक इंटरनेशनल मार्केट में काफी ज्यादा परखी जाती है और इसके साथ खरीद फरोख्त के मामलात भी है। मगर
जहां तक अभी जिस तरीके से गौर साहब ने भी कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम ने प्रेज किया है इनके एफर्ट्स को लेकर, जो पिछले 35 साल से ये पेपर मैशी काम के साथ जुड़े हैं, जिन्होंने एक पहचान छोड़ी है, न बल्कि मैं कहूंगा कि ये प्रैक्टिस कर रहे थे, बल्कि इसके साथ साथ एक आईटी इंजीनियर भी है। बैक टू बैक अगर मैं बात करूं तो 14 सेंचुरी को लेकर गौर साहब ने भी कहा कि इसकी एक पहचान, एक पैटर्नेज मीर सईद अली हमदानी या फिर जैनुल आबदीन का एक खूबसूरत सा दौर गुजरा है जब से ये सन्नत जो है कश्मीर में आई है। मगर ओवरऑल सिचुएशन अगर मैं बात करूं, इस वक्त जो लोग इसके साथ जुड़े हैं उनका काम जो है वो बेहतरीन है, नायाब है, मगर रोजगार के वसाइल नहीं है। मैं आपको हकीकतन कहूंगा कि लाल बाजार का इलाका जो है पहचाना जाता है, परखा जाता है, खासतौर पर पेपर मैशी के काम को लेकर, क्योंकि वहां बड़े से टॉप क्लास ऐसे आर्टिस्ट हैं, ऐसे क्राफ्टमैन हैं जिन्होंने बड़ी नायाब चीजें बनाई है। एक चीज आपको ये भी मैं बताता चलूं कि पेपर मैशी में सोने की धार से भी काम किया जाता है, इसमें सोना भी लगाया जाता है, सोने की इंक से भी, या कह सकते हैं कि थोड़ा सोना भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि इस काम को जो है एक नायाब तरीके से देखा जाए। मगर कई सालों से मैं कह सकता हूं कि ये काम जो है कश्मीर में ठप हो चुका है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नई नई चीजें, नए नए टेक्निक्स के साथ जो चीजें बन रही है, उसने कई सारी सन्नतों को हैमर कर दिया है, जिसमें आप देख लीजिए, अगर मैं कश्मीरी शॉल को लेकर बात करूं, उसमें भी हैंडलूम का काम, हाथ का काम खत्म हो गया है। इसी तरीके से कारपेट वीविंग के साथ साथ भी जो कश्मीरी कारपेट जो काफी ज्यादा वर्ल्ड फेमस था, उसका काम कम हो गया है। पेपर मैशी जो है ये अब मैं कहूंगा कि नाम की रह गई है। नो डाउट कि आर्टिजन जो है पूरे वर्ल्ड वाइड जो सेलिब्रेशंस होती है या कॉम्पिटिशंस होते हैं, 7,000 के करीब लोगों ने ग्लोबल एंट्रीज ली वहां पर, मगर जम्मू कश्मीर के अरशद ने वहां पर बाजी मारी, बड़ी फख्र की बात है। दैट मींस इसका एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इसका एक इंटरनेशनल वैल्यू जो है वो आउटसाइड कंट्री है। मगर जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में मैं कहूंगा कि इसको अभी जिस तरीके से लेना चाहिए वैसा है नहीं, क्योंकि ये पिटारे में वो चीज बंद हो गई है। मैंने कई आर्टिस्टों का इंटरव्यू किया है, कई पेपर मैशी आर्टिजन्स का इंटरव्यू किया है जो इस काम के साथ कई सालों से जुड़े हैं। उनका मानना है कि बस कमरे में अब 4 दीवारी में हम अपने इस काम को अंजाम दे रहे हैं, मगर जिस तरीके से इसे प्रमोट करना चाहिए, जिस तरीके वो भी है नहीं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इरफान ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी बात ये कि हुनरमंद अगर आप हैं, हिम्मत आपके अंदर है, हौसला आपके अंदर है, तो आप दुनिया के किसी भी कंपटीशन में अपनी बाजी मार सकते हैं, और इस नौजवान ने एक बार वही दिखा दिया। फिलहाल जरा बात बिजली की करती है, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की करते हैं। माह रमज़ान की आमद है, और माह रमज़ान की आमद से कबल ही पावर जनरेशन हमारा डाउन हो गया है, ये एक तलख हकीकत है। लेकिन इतलात और ख़बर ये है कि रोस्टर को रिशेड्यूल किया जा रहा है और दोबारा से तरतीब दिया जा रहा है ताकि अय्याम सहरी और इफ्तारी के वक्त बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। पीडीडी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इस वक्त एक नए कर्टेलमेंट शेड्यूल को बना रही है, और ये कर्टेलमेंट शेड्यूल ज़राया के हिसाब से सहरी और इफ्तारी के वक्त बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए बनाया जा रहा है। डिपार्टमेंट एक ट्रायल रन एक दिन या पहले इस पर शुरू कर सकता है जब ये सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें है, जो हमारी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, वो मज़ीद 5% नीचे चली गई है। रवा महीने के अंदर मज़ीद 5% नीचे चली गई है, क्योंकि पानी का बहाव ख़त्म हो गया है, जनरेशन उतनी नहीं है। इस बीच सबसे ज़्यादा लोड रहेगा पीडीडी को अय्यामे सहरी के दौरान और फिर इफ्तारी के वक्त। ये दो मकामात ऐसे रहेंगे जब सबसे ज़्यादा पीक आवर्स रहेंगे। और ओवरऑल हाइड्रो पावर प्रोजेक्शन जो हमारी इस वक्त है, जनरेशन जो है लोकल प्लांट से जम्मू कश्मीर के अंदर, वो मज़ीद कम होकर 84.17% तक ही रही है। जो माह जनवरी के अंदर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जो जनरेट किया गया था पावर 250 मेगावाट के आसपास था। तमाम हाइडल प्रोजेक्टों की वजह से तरफ से उसमें 20% की गिरावट हुई, क्योंकि बिजली पानी बर्फ बारिशें नहीं हुई। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि एक नए शेड्यूल को तरतीब दिया जाएगा। इमरान नाइकू के पास सीधे श्रीनगर चलेंगे। इमरान जरा अपडेट करें, माह रमज़ान की आमद है और इस बीच सबकी नजरें पीडीडी पर भी है। क्या यह मुमकिन है कि मौजूदा सख्त तरीन हालात के बीच वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इस सिस्टम को मेंटेन कर पाएंगे विदाउट एनी फर्दर कर्टेलमेंट्स की, जब पावर जनरेशन ही ऑटोमेटिकली डाउन हो रही है? देखिए, पहली बात यह है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक जनरेशन की जो कैपेसिटी है वो एज पर द ऑफिशियल्स 3500 मेगावाट है। और ऑफिशियल्स का ही कहना है, गवर्नमेंट का कहना है कि इस बार बारिशें नहीं हुई और विंटर के दौरान सिर्फ
आउट ऑफ 3500 मेगावाट जो हमारी कैपेसिटी है, सिर्फ 600 हम अभी तक जनरेट कर पाए हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा डेफिसिट है, और उसके डिफरेंट रीजंस हैं। और वन ऑफ द रीजन ये है कि बारिशें नहीं हुई, बर्फबारी नहीं हुई, और इसमें मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो माहिरीन एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि इस बार जम्मू कश्मीर में 85 से 80% रेनफॉल डिफिसिट रही है। ये तो होगी एक बात। दूसरा, जहां तक ताल्लुक है माह रमजान मुबारक में अब कर्टलमेंट शेड्यूल को रिव्यू करना, जाहिर सी बात है सरकार के पास अभी उस तरीके के ऑप्शन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको पास्ट पे जाना है। पिछले 5 सालों के दौरान और उस 5 साल से पहले हमेशा रिवायत रही है, जितने भी हमारे पास बिजली कम हो, ज्यादा हो, बराबर हो, लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने हमेशा माह रमजान मुबारक में एक ऐसा पावर शेड्यूल रखा, चाहे इफ्तारी के टाइम हम बात करें या सहरी के वक्त देखें, जिससे चाहे शहर हो, गांव हो, लोगों ने आवाज नहीं उठाई। और इसलिए मैं समझता हूं कि और ज्यादा उमर अब्दुल्ला, चूंकि खुद उनके पास पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, डोमेन उन्हीं का है, तो वो इस चीज को बड़ी संजीदगी से समझते हैं कि ये उनके लिए एक चैलेंज भी है और एक संजीदा मामला भी है जहां तक माह रमजान मुबारक का ताल्लुक है। क्योंकि लास्ट ईयर भी यही कहा जा रहा था, इससे पहले भी हमने देखा कि बारिशें नहीं हुई, बर्फबारी नहीं हुई, हमारी कैपेसिटी इतनी है, हमने इतनी जनरेट की, उसके बावजूद भी सरकार ने, खासकर मैं माह रमजान मुबारक की बात करता हूं, कि इस पावर कर्टेलमेंट शेड्यूल को मेंटेन रखा और नया शेड्यूल जारी किया। और इस तनाजुर में मैं समझता हूं कि उमर अब्दुल्ला भी इस चीज को अच्छी तरह जानते हैं, और उनकी सरकार में जो बाकी पॉलिसी मेकर्स है उनका भी, या जो उनके एडवाइजर है, वो भी अच्छी तरह यहाँ के सूरत हाल को माह रमजान मुबारक के तनाजुर में अच्छी तरह जानते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से, जैसे पहले हमारे पास इतलात है कि ऑलरेडी पिछले 2-3 रोज से पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तमाम जो इंजीनियर्स हैं और सरकार के साथ वो एक मीटिंग्स कर रहे हैं और एक रिव्यू शेड्यूल बना रहे हैं कि माह रमजान मुबारक में जो पावर कर्टेलमेंट शेड्यूल है वो डिफरेंट हो एज कम्पेयर टू जिस तरह से आज कल या इससे पहले विंटर के दौरान हमने देखी। लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि एक बिजली एक बहुत बड़ा बहरान ही हम इसको कहेंगे, सरकार माने या ना माने, क्योंकि जिस तरह से हम ये भी जानते हैं कि 20,000 मेगावाट की हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की कैपेसिटी है, लेकिन 3500 हम इस वक्त जनरेट कर रहे हैं। और ये भी एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि सिर्फ हाइड्रो पावर पे ही हम इन्हिसार नहीं कर सकते हैं। और इस वक्त चूंकि हम देख रहे हैं कि सरकार सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन पे ज्यादा फोकस कर रही है, या रिसेंटली हमने एक खबर चलाई थी कि कोयले के जरिए से अब बिजली फरोख्त की जा रही है। और ये मुख्तलिफ जराया है, सोर्सेज है, जिसके जरिए से बिजली फराम की जा सकती है या की जा रही है। लेकिन नटशल में हम इस चीज को इस तरह देख रहे हैं कि जहां हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के पास एक अच्छे रिसोर्सेज है, और खासकर हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ इमरान ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल देखना होगा कि ये जो नया कर्टेलमेंट शेड्यूल आएगा किस तरह ये इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि पावर जनरेशन हमारी कम है, नेशनल पावर ग्रिड से हम कितना ले पाएंगे और उसको किस तरीके से फिट डिस्ट्रीब्यूशन में करेंगे। और जूं वहां से आपका विंटर खत्म हो रहा है, समर की ओर आ रहे हैं, रमजान की ओर आ रहे हैं, तो यहाँ जम्मू के अंदर गर्मियां बढ़ेंगी, तो मेंटेन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल जरा आगे बढ़ते हैं, बात एक अच्छी भी आपको बताते हैं और इसके साथ साथ एक सवाल भी छोड़ जाते हैं, क्योंकि ये जो खबर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगले महीने आप देखेंगे कि तमाम रश जो होगा, पूरा रश जो होगा वो शहर श्रीनगर के आसपास आपको दिखेगा, और झील के किनारे जबरवन की पहाड़ियों में दिखेगा, क्योंकि बागे गुलेलाला को खोलने के तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। बागे गुलेलाला के अंदर अब की बार 75 नए जो टुलिप्स होंगे, अब की बार टुलिप गार्डन के अंदर 75 वैरायटियां होंगी। इस तरीके की बात सरकारी ज़राया की तरफ से हमारे पास आई है। और मजीद 2 अक़साम के टुलिप नेदरलैंड से लाए गए हैं, जो पहली बार वादी कश्मीर के इस टुलिप गार्डन के अंदर आपको दिखेंगे। 1.7 मिलियन टुलिप्स एक साथ खिलकर आपके सामने होंगे। 1.7 मिलियन ट्यूलिप अब की बार सयाहों का दिल जीतने के लिए तैयार होंगे। गार्डन प्रोबेबली 15 मार्च को खुलेगा, यानी टेंटेटिव डेट जो है वो मार्च 15 कर दी गई है। 1.7 मिलियन गुल जो होंगे वह आपके मुंतजिर रहेंगे। और सरकार का मानना है कि पिछले सालों की कारकर्दगी को देखते हुए अब की बार पार्किंग फैसिलिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। जो परसों हमारे नुमाइंदे बता रहे थे ना, पार्किंग बड़ी अहम रहती है और चौक रहता है, सारा जाम रहता है,
उसको देखते हुए पार्किंग कैपेसिटी को बढ़ाने का बात भी बताई गई है सरकार की तरफ से। रिकॉर्ड ब्रेकिंग फुटफॉल हुआ जी हर साल, और अब की बार भी माना जा रहा है कि एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को देखने के लिए दुनिया भर और वादी भर और रियासत के बाहर से लोग आएंगे, जो 15 मार्च को खुलेगा। 1.7 मिलियन बल्ब जो है वो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जो एक तरफ से झील डल, एक तरफ से जबरमन की पहाड़ियां हैं, उसके बीच मौजूद रहेगा। और अब की बार नेदरलैंड से मजीद कुछ अकसाम ट्यूलिप्स के यहाँ पर लाए गए हैं। इस नायाब चीज को बनाने के लिए 100 माली और कैजुअल लेबर्स पिछले कई दिनों से लगातार काम कर रहे हैं। न तो छुट्टी और ना ही इस तरीके का कोई काम उन्हें, सिर्फ एक काम है कि ये बाग बरजस्ता हो और सयाह जब यहाँ पर आए, लोग जब यहाँ पर आए, तो उन्हें ये पता लगे कि कुदरत का अनमोल खजाना यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त एक बड़ी बात यह भी है कि ट्यूलिप गार्डन पहले ही स्पॉट हो गया था जी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के अंदर, और एशिया के लार्जेस्ट 2023 में भी ये रिकॉर्ड हुआ। 2024 में भी इसने सर्वे ऑफ इंडिया में बड़ा नाम लिया है, क्योंकि बहुत सारे विजिटर्स यहाँ पर आए थे। और अब की बार भी उम्मीद लगाई जा रही है कि सूरत हाल को देखते हुए, मौसमी मिजाज को देखते हुए, दुनिया भर के साथ साथ पूरे मुल्क से लोग अब की बार बागे गुलेलाला ट्यूलिप गार्डन को देखने आएंगे, जहां पर 1.7 मिलियन ट्यूलिप्स आपका इंतजार करेंगे 15 मार्च से। एक तरफ से ये बेहतर खबर है, लेकिन सवाल ये है जो अब आपके सामने आएगा। सयाहों को हम बुला रहे हैं, एक अच्छी बात है। सयाहों के आने के लिए क्या वो तमाम खातिरखा इंतजामात हम कर पा रहे हैं? स्पेशली मुगल गार्डन जितने भी है, लगातार हम सवाल उठा रहे थे कि जनाब जो लेबॉर्ट्री ब्लॉक्स होने चाहिए थे, यूनिरल्स होने चाहिए थे, यहाँ जिस तरीके का सिस्टम होना चाहिए था इन रोड, इस झील के आसपास के इलाके के अंदर जहां पर सबसे ज्यादा सयाह आते हैं, वॉशरूम फैसिलिटी नहीं है, क्लॉक रूम्स नहीं बनाए गए हैं। क्या वो होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए? तो बताया गया कि जनाब बन चुके, बना रहे हैं, लेकिन सयाह किस कदर आग बबूला है, जरा इस साउंड बाइट को आप सुनिए, इस उम्मीद के साथ कि रियासत के वजीर आला साहब जरा आप भी गौर करें, ये आपके सरकारी रिहाइशगाह से सिर्फ चंद मीटर की दूरी पर मामला है। I have a wonderful garden here and it is so beautiful from outside. You charge 24 rupees per person. You get almost 25,000 people coming daily and your toilets are in absolutely rubbish condition. There is no water in the gents toilet and the ladies toilet is smelling so badly that my wife couldn't go there. Since you are charging money, you should use that money to at least fix the toilet. You are spoiling the name of our country. Yes. Anyone is coming from abroad, foreigners are coming. What will they think about our country? Yes. So we need, when Modi is saying clean, Swachha Bharat and all that, we keep our toilet dirty in such a beautiful location where worldwide tourists are coming. You have a social responsibility to get that toilet fixed. The toilet should have water. The toilet should have proper cleaning, yes. And all the name of our country should become famous. Not this way that everyone will say India is a dirty country. Yes, yes. You give your detail, your address. My name is Jay Sagnani. I am from Pune. My mobile number is 98237-62177, and I would love to come back to Kashmir, and I hope I can see the toilet clean the next time. Thank you. सवाल है जो हम लगातार इस प्रोग्राम में कई बार उठा चुके थे, और कई बार सरकारी ज़राया हमें ये बता रहे थे कि जनाब ऑल इज वेल जी, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। आज ये आई ओपनर है आपके सामने कि सयाह आग बबूला है। कह रहे कि जनाब हम तो आए, वॉशरूम जाना है, पानी नहीं है, गंदा इतना है कि मन नहीं करता कि हम उस वॉशरूम में जाए। सयाहती मकाम है, सयाहत को प्रमोट कर रहे हैं और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। अब दूसरी परेशानी आएगी जी आने वाले दिनों में, ट्रेन थ्रू हो जाएगी, आज नहीं तो कल, 1 महीने 2 महीने बाद ट्रेन को आना ही है किसी भी कीमत पर, और जिस दिन ट्रेन थ्रू होगी उस दिन और ज्यादा सयाह जम्मू कश्मीर आएंगे, क्योंकि और ज्यादा एक्सेस होगा, क्योंकि अभी एयर फ्लाइट की रेट्स बहुत ज्यादा है। और जब वो लोग आएंगे तो उन्हें आप रखेंगे कहां पर, कौन सा होटल बनाया, कौन सी प्लानिंग हमारी है कि सयाह जब आए तो रेलवे स्टेशन के बाहर कोई अरेंजमेंट है, रेलवे स्टेशन के 3-4 किलोमीटर के दायरे में कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है। प्लानिंग आज ही कीजिएगा, वरना कल हुकूमत पर बड़े सवाल उठेंगे। चलिए खबरों पर जरा ब्रेक लगाते हैं। आप लोगों की बात भी सुननी है, प्रोग्राम में आप लोगों की कॉल्स को शामिल करते हैं, और मुख्तलिफ इलाकों से जो लोग हमें ज्वाइन करते हैं एक एक करके कॉल करना शुरू करें। चारों नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, और बहुत कम वक्त लें,
जल्दी से अपनी बात रखिए। फर्स्ट कॉलर लाइन पर। हेलो हेलो थे, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है सर। आप एयर कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे गौर साहब। अगर आपको याद होगा, हम श्रीनगर से दिल्ली और दिल्ली से श्रीनगर 3,000, 3,500, 4,000 रुपए तक का सफर तय करते थे। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेट एक वो बैंक्रप्सी हो गई मेरे ख्याल से, गो एयर की, वो जहाज बंद हो गया। क्योंकि मैं ट्रैवल टूरिज्म ट्रेड से ही ताल्लुक रखता हूँ, सोहेल डार मेरा नाम है, और मेरी गुजारिश सरकार से, उमर अब्दुल्ला साहब से, और जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, और दिल्ली की हुकूमत, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन से है कि ये जो हमारा श्रीनगर दिल्ली का रूट है, अगर आप इसमें इन्वेंट्री थोड़ी सी बढ़ा दे, फ्लाइट्स का जो लोड है वो थोड़ा सा, जो फ्लाइट्स है इंक्रीज कर दे, जो सप्लाई है वो ज्यादा हो जाएगी और जो रेट्स हैं वो कम हो जाएंगी। हमारे यहाँ पे बहुत सारे नौजवान हैं, बेरोजगार हो गए। उनका जो एक स्पेशल फेयर हुआ करता था गो एयर के पास या किसी और एयरलाइंस के पास, अब वो भी नहीं मिलता है। वो भी 4 पैसे कमाते थे, उनको 2-3 हजार रुपए की टिकट मिल जाती थी, वो 3,500, 4,000 की बेचते थे, आगे 500-800 रुपए वो भी कमा लेते थे लीगली। अब वो भी बेरोजगार हो गए, क्योंकि आपको पहले वहां से 5-5 हजार की, 6-6 हजार रुपए की एयरलाइन ही आपको वो स्पेशल फेयर आपको सेल कर देती है, तो आप आगे क्या भेजेंगे और वो कस्टमर कहां से ट्रैवल एफोर्ड कर पाएगा? इस पे हमारी हुकूमत जो है थोड़ा सा गौर खोज करे। चलिए बहुत शुक्रिया सुहेल साहब कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ है, ज्वाइन किया हुआ जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम गवर साहब, जावेद बोल रहा हूँ सोपोर से। जी जावेद साहब, आज आपने बड़ा अहम मुद्दा, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी टीम है स्वच्छ भारत। गवर साहब, या तो कहीं ग्राउंड लेवल पर बात होनी चाहिए इन वॉशरूमों पे। आप देखोगे थ्राउट कश्मीर में बात करूंगा, जहां पर भी आप जाओगे, चाहे कहीं म्युनिसिपल काउंसिल के वॉशरूम है या हमारे जहां पर भी वॉशरूम है, वो खस्त हालत में पड़े हैं। ग्राउंड रूट पर एक जगह हमें बात करनी पड़ेगी। इससे अभी आप टूरिस्ट की बात कर रहे थे, टुलिप गार्डन की बात कर रहे थे, अभी पूना का हमारा ये जो जेंटलमैन बात कर रहा था, बोल रहा था मैंने जी इतने गंदे वॉशरूम ही कहीं नहीं देखे है, मैं आना चाहता हूँ, फिर यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे ये चीज दुरुस्त है। ऑन ग्राउंड जब तक हम गवर्नर साहब बातें तो हम बहुत करते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कहीं। बात आपकी सही है, बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी का फुकदान है, और यही वजह है कि सयाह भी बहुत बार नाराज हो जाते हैं। और एंटायर पोजीशन हमारी हर एक सिस्टम के अंदर इसी तरीके से है। आप सरकारी दफ्तरों में जाए, अस्पतालों में जाए, बाहर आए तो वॉशरूम की बड़ी किल्लत है, और हमारे पास अभी भी ये समझ नहीं आ रही कि इसको कैसे मेंटेन किया जाए, और स्पेशली तब जब सयाहों की आमद का सिलसिला शुरू एक बार फिर होना है। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो जी, नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब आरशम हाजी बशीर अहमद फ्राम काजीगुंड कुलीबाग से। जी 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 बशीर साहब बताएं। आरशम इसके यानी हेडो कोदुल हल कुलीबाग रोड। अच्छा अपायते ब्लैक टॉप मादरचोन कदली इसु सारी कागज आज ये चीफ इंजीनियर कश्मीर R&B इसमें पही लगन आज पे क्या करूं वो कदलस कागजन क्या करूं। चलिए सटा शुक्रिया उस कॉल करने। एक और कॉलर जी ले लेते हैं जी। ब्लैक टॉप दोनों रास्ते बन चुके हैं, लेकिन पुल डालना है, कदल बनाना है कश्मीरी में, लेकिन अभी तक भी वो नहीं बना है। कहाँ पर कागज गए ढूंढ रहे हैं हमारे ये दोस्त। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो हेलो जी। जी मैं मोहम्मद असलम कुपवाड़ा से। जी असलम साहब बताएं। सर बताना ये था कि पिछली बार हमने यहाँ बात की थी आपसे कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसकी डेट्स नहीं दिखी रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपसे जब बात हुई और उसकी 2-3 दिन के बाद ही वो डेट्स नए से फिर शेड्यूल हो गया, वो अप्रैल में हो रहा है, तो इसीलिए आपका थैंक यू करना चाहते हैं सर। आपकी बात का असर हुआ, बहुत शुक्रिया भाई के बाद उनने फिर बहुत शुक्रिया आपका इस मोहब्बत भरे कॉल के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो हेलो जी। हेलो आपकी आवाज आ रही है, नाम बताइएगा। कमर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अभी आप जो बात कर रहे थे हमारा जो अभी टूरिज्म क्या उसको बोलते हैं, टूरिज्म गार्डन खुलने वाला है, हमारे वॉशरूम्स की बात कर रहे थे, ओवरऑल जो बात कर रहे थे। देखिए गवर भाई आपकी ही एक इमरान भाई ने रिपोर्ट कुछ दिन पहले बनाई थी, वो चलते चलते में शायद चलते चलते ही था या कुछ था वो, तो उसमें दिखाया था जो ओवरऑल मार्केट है श्रीनगर में, कहाँ कहाँ ये वॉशरूम्स है, कहाँ कहाँ ये टॉयलेट्स है। मैं 2-3 एरिया आपको बताऊंगा। गुनी खान, महाजा बाजार, सरायवाला में एक वॉशरूम बनाया हुआ है, टॉयलेट जिसको कहते हैं आप,
वो पिछले 10 साल से बंद है। पैसा खर्च किया तकरीबन 2-3 करोड़ और समझ नहीं आज तक आया वो बंद क्यों है। आप लाल चौक में जाइए, लाल चौक में मेन लाल चौक जो है जहाँ जैसे घंटाघर कहते हैं वहां पर एक है, इतनी भीड़ होती है पूछो मत। उसके लेफ्ट साइड में, लेकिन जो बाकी जो सराउंडिंग एरिया है टूरिस्ट के लिए, इवन जो लोकल लोग हैं उनके लिए कहीं पर ये चीजें अवेलेबल नहीं है। आप तो मुगल गार्डन की बात कर रहे हैं, वो तो दूर की बात है, वो तो हमें बचपन से देख रहे हैं। वहां पर जितने भी होते हैं बिल्कुल वही तरीके से होते हैं। मुझे समझ नहीं आता है जो वहां पर रेवेन्यू आता है, जो इसके लिए रेवेन्यू आता है, वो जाता किधर है। ये डिपार्टमेंट वाले कहाँ रखते हैं वो पैसे। और बाहर एक बंदे को भी विदाउट पर्ची काट के अंदर इजाजत नहीं होती। मैं गुजारिश करता हूँ आपके थ्रू, मेहरबानी करके उनको जरा ये पूछे। आप जो अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे वो कहीं भी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो, कौन साहब, कहां से, नाम बताइएगा। हेलो, ड्रॉप कीजिएगा, एक और कॉल दे दीजिएगा। नेक्स्ट कॉलर। हेलो, नाम बताइएगा, कहां से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों की कॉल्स का। इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ रहे। चलते चलते जरा वेदर अपडेट भी आपको बताते चले। मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर रात का कम से कम दर्जा हरारत और महकमा मौसमियात ने जो आदादोशुमार पेश किए हैं और तस्दीक की है वो आपके सामने है। श्रीनगर के अंदर रात का कम से कम दर्जा हरारत 1.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। काजीगुंड 2.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कुपवारा के अंदर -0.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज बारिशों का इम्कान है। पहलगाम 2.1 और गांधरबल के अंदर 0.5। गांधरबल के अंदर भी थोड़ी देर में बारिशों का सिलसिला हो सकता है। बांडीपोरा में भी आज बारिशों का सिलसिला होगा। 1.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बारामूला 0.7 बादल दिखेंगे आपको पूरे दिन। पुलवामा के अंदर 2.2 आज बादल भी आपको वहां नजर आएंगे, धूप भी साथ साथ दिखेगी। बडगाम के अंदर 1.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया रात का कम से कम दर्जा हरारत। और शोपियां की सूरत हाल भी 1.3 डिग्री सेल्सियस रात का कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। जम्मू रात का दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया है। जम्मू के अंदर रात का कम से कम दर्जा हरारत 14.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज पूरे दिन धूप रहेगी जी। सांबा के अंदर 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कटरा के अंदर 4.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रामबन के अंदर 11.8 और किश्तवाड़ के अंदर 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। उधमपुर आएंगे तो यहाँ पर 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। पुंछ के अंदर 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लद्दाख यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो करगिल के अंदर -2.8 डिग्री सेल्सियस रात का कम से कम दर्जा हरारत। लेह के अंदर -2.0 डिग्री सेल्सियस रात का कम से कम दर्जा हरारत। और द्रास का कम से कम दर्जा हरारत -8.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आज तीनों मकामात पर बादल और धूप आपको एक साथ नजर आएगी। तो चलिए जनाब, 10 बज रहे हैं। अपने मेजबान आसिफ रशीद और इशफाक गौहर को आप देंगे इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि कल 8:35 पर प्रोग्राम सलाम जेके में आपके सामने फिर हाजिर खिदमत रहेंगे। लेकिन गुलिस्तान न्यूज पर छोटा सा वक्फा, वक्फे के उस पार एक और खबरनामा।